जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण आईएनडी में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में। और उसमें आज हम भारतीय संविधान का पार्ट 3 देखेंगे। आज भारतीय संविधान का पार्ट 3 देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पार्ट 3 में है क्या। तो पार्ट 3 में जो दे रखा है वो मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। कितने तक? 12 से 35 तक। और मौलिक अधिकार ऐसा क्या हुआ कि इनको मौलिक अधिकार की ज़रूरत भारत में या कहीं भी मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मौलिक अधिकार की ज़रूरत पड़ी, उसका एक बहुत मेन उद्देश्य ये था क्योंकि जब पहले के ज़माने में मौलिक अधिकार नहीं थे, ना कोई वैसा कोई कारण था कि जिससे आदमी की प्राइवेसी या जो भी अधिकार हैं कहीं घूमने फिरने की, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो सन 1215 की बात है। 1215 में जब ब्रिटिश के राजा किंग जॉन हुए। किंग जॉन ने सबसे पहले कुछ अधिकार लिखवाए, नागरिकों के लिए कुछ अधिकार लिखवाए। और उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते थे जो किंग जॉन ने लिखवाए थे। और उन्हीं मैग्ना कार्टा को बाद में मौलिक अधिकार कहा गया। और मौलिक अधिकार वह दस्तावेज होता है जो किसी भी चीज़ को मतलब लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि हाँ, ये इंसान के मौलिक अधिकार हैं और ये लिखित प्रमाणित है कि इनको कोई भी नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, देखते हैं इसी अनुसार हमारे भारत में कितने मौलिक अधिकार और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसी के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 12 में दे रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। क्या? राज्य की परिभाषा की है। राज्य की परिभाषा में क्या है? तो राज्य की परिभाषा में ये नहीं है कि भारत कितने राज्यों से मिला है या कितने केंद्र शासित प्रदेशों से मिला है। तो राज्य की परिभाषा के बारे में ये दे रखा है कि राज्य का मतलब संविधान में उस राज्य से नहीं है जो ज़्यादातर हम समझते हैं कि स्टेट वगैरह, उस राज्य से नहीं है। राज्य का मतलब है जो सरकारें चलती हैं, केंद्र सरकार है, संसद है, विधानमंडल है। राज्य सरकार में विधानमंडल आ जाती है, विधानसभा आ जाती है, विधान परिषद और राज्यपाल। और जैसे केंद्र में आ जाती है संसद में कौन कौन आ जाता है? तो संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति। ये 3 लोग होते हैं। और एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 12 का संबंध राज्यसभा से है। अनुच्छेद 12 का संबंध है राज्य की परिभाषा से। और डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य की परिभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 12 में। किस में? अनुच्छेद 12 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निलंबन है। विधि का निलंबन। तो ये अनुच्छेद 13 में दे रखा है। जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी विधि बनेगी तो उसके निलंबन से संबंधित है। जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हुए ऐसी कोई सी विधि नहीं बना सकती संसद या जो भी है राज्य सरकार वगैरह की जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में ये लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निलंबन करता है अनुच्छेद 13। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम। आगे जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए। और जो हटाया मौलिक अधिकार वो कौन सा हटाया? तो मौलिक अधिकार जो हटाया वो संपत्ति का अधिकार हटाया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में था? तो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में। और ये अब वर्तमान में क्या बन गया है? तो ये एक लीगल कानून बना दिया गया है। और ये अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है। कहाँ पर? 300A में। तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था, वो अब वर्तमान में उसे हटाकर 300A में पहुंचा दिया गया है और इसे एक लीगल कानून बना दिया गया है।
तो हम देखते हैं वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो दोस्तों, तो देखते हैं 6 मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। चलो दोस्तों, तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं हम समानता का अधिकार के बारे में, और इसमें 14 से 18 तक अनुच्छेद आते हैं कि समानता का अधिकार कौन कौन को मिला हुआ है। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं अब अनुच्छेद 14 को लेते हुए। अनुच्छेद 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दे रखी है विधि के समक्ष समानता, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? तो अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई समानता नहीं होगी। ये सभी लोगों से अलग होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का पहला व्यक्ति होता है और राज्यपाल राज्य सरकार में होता है। तो इस प्रकार जो अनुच्छेद 361 है, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ये विधि के समक्ष समान नहीं होंगे, और बाकी के जितने भी नेता, राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी होंगे, उनके लिए कानून जो आम नागरिक के लिए होगा वही उनके लिए आम कानून होगा। चलो दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। आधार पर भेदभाव में प्रतिबंध है, भेदभाव का प्रतिबंध। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो हमने बहुत बार देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं, जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इनके जो भी नॉर्थ में आते हैं लोग, तो उनके लिए उनके साथ भेदभाव होता है कि ये कैसा है, कैसा दिख रहा है, इसकी आँख कैसी हैं। तो इसका यही अनुच्छेद 15 यही विरोध करता है कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत तो अखंड भारत है। तो भारत में कितने भी राज्यों या कैसी भी सभी लोगों के लिए भारत तो समान है। तो इसका अनुच्छेद 15 का यही कहना है कि धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, तो आगे अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद है 16वां। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि जो भी जितनी भी सरकार की जॉब भर्तियां होंगी, उसमें सभी को समान समझा जाएगा और सबको समान जॉब दी जाएगी। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? अनुच्छेद 16 के 4 क्लॉज में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदों को आरक्षण प्रदान होगा। और इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो शुरू से ही बिछड़े हुए रहे हैं, तो बिछड़े रहने की वजह से इनको एक लाइन में लाने की वजह से इनको आरक्षण दिया जाता था। मगर जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय केवल ये 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था कि 10 वर्ष में जो भी जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति को पदों को आरक्षण मिलेगा, वो 10 वर्षों तक मिलेगा। लेकिन बाद में पार्टियां आती गईं और जीतती गईं, तो वो उनके वोट बैंक के लिए ये हर साल बढ़ाती गईं। और जो लास्ट बार जो बढ़ा है, वो अनुच्छेद जो संशोधन हुआ है, एक अनुच्छेद संशोधन 104 में हुआ है। और उसके अनुसार 10 साल बढ़ा के 2030 तक ये इसका आरक्षण कर दिया गया है, 2030 तक। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। क्या? छुआछूत का अंत। आपने पहले देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले लोग अछूत वगैरह से उनसे मिलते भी नहीं थे, ना बात करते थे। अगर बात भी करनी होती तो काफ़ी दूर खड़ा कर देते। अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख लो, जब उनकी पढ़ाई हुई थी तो उनको स्कूल में अंदर ना बैठा कर उनको बाहर बैठा दिया जाता था, जंगले के बाहर, जहाँ पर जूते चप्पल हैं। तो ये इसी का अंत करता है, छुआछूत का अंत। जैसे छुआछूत से
अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इस अनुच्छेद को अच्छे से ध्यान याद रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। किसका? उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे डॉक्टर्स और डिफेंस की जो उपाधियाँ होती हैं वो ग्रहण कर सकते हैं लोग, लेकिन जो पहले राजा महाराजाएं उपाधियां ले लेते थे उन उपाधियों का अंत कर दिया है अनुच्छेद 18 ने। तो इसमें डॉक्टर्स और डिफेंस वगैरह की जो उपाधियां होती हैं, जनरल है, कर्नल है, इनकी उपाधियों को लीगल बनाया गया है। और डॉक्टर्स जैसे MBBS करने के बाद डॉक्टर लग जाती है आगे, या PhD करने के बाद डॉक्टर लग जाती है, तो ये लीगल उपाधियाँ हैं। और जो बाकी की जो पहले राजा महाराजा ले लेते थे वो इलीगल कर दी गई हैं उपाधियाँ इनमें। और ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो हमको ये अनुच्छेद बताता है 18 है। तो दोस्तों चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये आ गया मूल अधिकार, दूसरा आ गया मूल अधिकार। और इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है ये मूल अधिकार। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद है 19 से 22 तक। कौन सा अनुच्छेद है? 19 से 22 तक। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19 में 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, चलो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में 5 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो वो स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, चलो देखते हैं उनको। सबसे पहले है बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरे नंबर पर है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, और तीसरे नंबर पर है सूचना की स्वतंत्रता, और चौथे पर है प्रेस की स्वतंत्रता, और पाँचवें पर है जानने की स्वतंत्रता, और नंबर 5 पर है शांत रहने की स्वतंत्रता। और ये किस में आती है? तो ये 5 स्वतंत्रताएं 19 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के A में आती हैं ये 5 स्वतंत्रताएं। और इसके बाद भी 4 स्वतंत्रताएं, उनके बारे में भी देखते हैं। चलो मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ, उस पर बताता हूँ मैं। तो दोस्तों वो 4 स्वतंत्रताएं देखो किस तरीक़ा से हैं। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में हैं शांतिपूर्वक मतलब आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में वो क्लॉज 3 में क्या है? तो क्लॉज 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। क्लॉज 4 में क्या है? अनुच्छेद 19 के क्लॉज 4 में है भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। और क्लॉज 5 में क्या है? तो क्लॉज 5 में कहीं भी जाके बसने की आज़ादी है, और पहले क्या था? पहले जम्मू कश्मीर में हर कोई जाके बस नहीं सकता था, लेकिन जब से 370 धारा हटाई गई है तब से अब पूरे भारत में कोई भी कहीं भी जाके बस सकता है, और इसका यही मतलब है। चलो दोस्तों तो देखते हैं अब आगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 है अपराधों की दोष सिद्धि तक उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा। क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि तक। अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण है, मतलब जब तक उस पर अपराध नहीं घोषित किया जाएगा तब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में 2 क्लॉज दे रखे हैं। अनुच्छेद 21 में क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अनुच्छेद 21 के क्लॉज 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 के क्लॉज 1 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और क्लॉज 2 में क्या है? तो क्लॉज 2 में निजता की स्वतंत्रता। किसकी? निजता की स्वतंत्रता। और दोस्तों इस पर मैंने एक टेस्ट भी तैयार किया है, जो टेस्ट जब हम ये थ्योरी कर लेंगे तो उसके बाद मैंने करीबन 8 से 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो उसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। तो आप इसे एंड तक वीडियो को देखना, जिससे आपको पता पड़ेगी कि हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या नहीं सीखा है। चलो दोस्तों तो आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 21 से तो ये अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन से। और ये कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। और इसमें क्या है? तो चलो इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए।
और ये अनुच्छेद जो 19 था वो आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होने वाला अनुच्छेद था। तो आप इस बात को भी ध्यान रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपातकाल में सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है। तो अनुच्छेद 19 निलंबित सबसे पहले होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरोध से संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी के विरोध से संरक्षण। इसमें यह है कि जब तक पहला नंबर तो गिरफ्तारी जब की जाएगी तो उस समय उसका कारण बताया जाएगा कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी होने के बाद जब गिरफ्तारी हो जाएगी और बता देंगे किस लिए हो रहा है, तो उसके 24 घंटे में हमको किसी न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो या फिर कोई हाई लेवल का न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो हमको उसमें 24 घंटे में उपस्थित किया जाएगा और 24 घंटे में उसमें वो 24 घंटे होंगे। यातायात का टाइम काट लिया जाएगा, चाहे यातायात में 50 घंटे लगें हाई कोर्ट जाने में या कहीं भी जाने में, तो वो यातायात का टाइम नहीं लगाया जाता है। केवल 24 घंटे का वो टाइम लगाया जाता है जब से आप गिरफ्तार होते हो और जब तक थाने में रखा जाता है यातायात का टाइम काट कर। तो आप ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल में 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। और 20 और 21 क्यों निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 में दे रखा है अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है, मतलब कि जब तक कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में बताया था मैंने, 2 क्लॉज दे रखे हैं। एक अनुच्छेद 21 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 में क्या है? तो क्लॉज 1 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। और क्लॉज 2 में क्या है? तो क्लॉज 2 में निजता की स्वतंत्रता है। निजता की स्वतंत्रता से क्या संबंध है? तो इससे ये मतलब है कि जैसे कोई है, किसी की निजी स्वतंत्रता होती है, मेरी है तो मेरी कुछ प्राइवेसी है, ऐसे ही सभी की प्राइवेसी होती है, तो उससे संबंधित है अनुच्छेद 21। ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 23 अब ये तीसरा मौलिक अधिकार शुरू हो गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें अनुच्छेद 23 और 24 हैं केवल। तो आप पेपर में ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपको बता दिया मैंने शुरू में, मौलिक अधिकार 6 हैं। और उन 6 में जो तीसरे नंबर का है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कभी कभार अरेंज ऑर्डर में भी लगवाने के लिए बोलता है, तो आप ये भी ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी का विरोध है, मानव तस्करी पर प्रतिबंध है, मानव तस्करी पर प्रतिबंध। आगे देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 का संबंध है बाल श्रम पर प्रतिबंध है। किस पर? बाल श्रम पर। और ये पेपर में पूछे जाना सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। क्या सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बाल श्रम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आप ध्यान रखना अनुच्छेद 24 का संबंध बाल श्रम से है। आगे देखते हैं। और आ गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा मौलिक अधिकार आ गया है। और इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। किससे? 25 से 28 तक। चलो दोस्तों तो देखते हैं इसका अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 25 में दे रखा है कि हम किसी धर्म या रीति रिवाज को मान सकते हैं। क्या? धर्म या रीति रिवाज को किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। रीति रिवाज की मानने की स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म या रीति रिवाज जो भी हमको अच्छा लगे हम उसको मानने की हमको स्वतंत्रता है। हमको कोई बाध्य नहीं करेगा कि हमको यही करना चाहिए यही करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो इलीगल होगा और उसके खिलाफ आप रिपोर्ट या FIR लिखा सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 26 का संबंध है किसी का कोई धर्म है तो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार से संबंधित है। और ये हमको स्वतंत्रता दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख, कोई भी हो। मतलब जितने भी भारत में या कहीं भी भारत के जितने भी धर्म हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं। आ गया अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 का क्या संबंध है? अनुच्छेद 27 का संबंध है जो भी धार्मिक आय होगी, क्या धार्मिक आय पर कर मुक्त होगी, धार्मिक आय कर मुक्त होगी।
अनुच्छेद 27 का संबंध है धार्मिक आय कर मुक्त होगी, तो इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 27 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 27 का संबंध है कि जो भी धार्मिक आय होगी वो कर मुक्त होगी, जैसे मंदिर वगैरह हैं, मस्जिद वगैरह हैं, और जैसे गुरुद्वारे हैं, इन पर जो भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। जो भी इन पर दान आता है तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी संस्था जो है, जो भी संस्था ज्ञान देती है या पढ़ाई से संबंधित है, वो कोई धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दे सकती। क्या? धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दे सकती, ये प्रतिबंध है। अगर ऐसा करती है तो वो इलीगल करता है संस्था जो भी है। तो धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षण संस्था, तो ये ध्यान रखना। आप आगे देखते हैं। आगे है मौलिक अधिकार 5, और 5 मौलिक अधिकार का संबंध किससे है? तो ये 29 और 30 से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या है? तो अनुच्छेद 29 में देखते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनके हितों के बारे में दे रखा है। संख्यकों के संरक्षण से संबंधित है यह अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के संरक्षण से मतलब अल्पसंख्यक हैं, जैसे कोई भी है, भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, जो भी हो, मतलब जो भी कम चीज़। अल्पसंख्यक का मतलब एक समुदाय या किसी चीज़ से नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब है भारत में जो भी कोई कम चीज़ है उसके बारे में उसका संरक्षण देने से। जैसे अगर भारत में गाय कम है तो गायों का संरक्षण दिया जाएगा, इसी को भी अल्पसंख्यक कहेंगे। ये नहीं है कि जैसे जाति या धर्म में, इसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं समझ सकते, तो इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का संबंधित क्या है? तो आप अपने कल्याण के लिए मतलब धार्मिक संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। किससे? मतलब आप अपने प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं। जैसे मुस्लिम में बहुत से बना लेते हैं, और हिंदू में बना लेते हैं, और सिख में गुरुद्वारे बना के धार्मिक संस्थाएं बना चलाते हैं। अपना स्कूल बना लेते हैं पर्टिकुलर, और उसमें अपनी धार्मिक संस्थाएं देते हैं, तो वो चीज़ दे सकते हैं। बट जो गवर्नमेंट की शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें कोई धार्मिक, जैसे उर्दू वगैरह पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता जिससे किसी धर्म वगैरह का विरोध होता हो। आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के बारे में मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 31 पहले मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, बट वर्तमान में ये अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया है और इसे वैधानिक कानून बना दिया है। क्या? वैधानिक कानून। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 301 अब वर्तमान में क्या है? ये एक मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, या क्या है? तो ये वर्तमान में अभी वैधानिक अधिकार है। आप इसको ध्यान रखना, वैधानिक कानून या लॉ जो भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं वैधानिक कानून है। आगे देखते हैं। आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है 6 माह, और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारत संविधान की आत्मा कहा गया था। संविधान की आत्मा किसके द्वारा, किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ध्यान रखना आप, ये किसने कहा था, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा किसने बोला था। तो आप ध्यान रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला था। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। चलो तो वो रिट देखते हैं कौन कौन सी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में। ये 5 प्रकार की रिट है। ये रिट का नाम है, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरी परमादेश है, तीसरी अधिकार प्रेक्षा है, चौथी प्रतिषेध है, और 5वीं है उत्प्रेक्षण। जो और अभी फिलहाल में जय भीम मूवी आई है एक, जय भीम मूवी आपने देख ली होगी सभी ने। जय भीम मूवी में जो कानून, जो वो एक केस लड़ता है, उसके केस में जो रिट जारी करता है, वो पता है रिट कौन सी थी? ये रिट हेबियस कॉर्पस के द्वारा वो हेबियस कॉर्पस के द्वारा वो एक कानून, हेबियस कॉर्पस के द्वारा वो जो केस लड़ता है, उस केस के द्वारा ये हेबियस कॉर्पस लड़ता है। और आगे देखते हैं। आगे अब प्रश्न आ गए हैं जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं भाग 3 से ही।
भाग 3 से मैं जितना भी संविधान के भाग कराऊंगा उन सभी भागों के मैं एंड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं जो मैं पढ़ाता हूं डेली, उसी में से। जैसे आज मैंने भाग 3 पढ़ाया है और उसमें मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ टेस्ट तैयार किया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं, आप भी ट्राई करना और उसमें मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप बताना कि उसका आंसर कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? चलो बताओ। तो इसका सही आंसर है विधि के समक्ष समानता का, तो इसका सही आंसर है 14। क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। मतलब विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, केवल कौन कौन को छोड़कर? अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को। किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। यह ध्यान रखना, अनुच्छेद 300 राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे। मतलब जो भी कानून होंगे वो सभी के लिए समान होंगे, चाहे वो कोई भी सही, प्रधानमंत्री सही चाहे मुख्यमंत्री सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया था? तो उपाधियों का अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18। किससे? अनुच्छेद 18। और इसमें जो अपवाद थे वो थी डॉक्टर्स और डिफेंस, मैंने बताया था आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत का अंत जो है वो अनुच्छेद कौन सा है? तो मैंने 18 बताया था उपाधियों का अंत, और 17 में बताया था छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब ही होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। इसका आंसर सही है 18वां। आगे देखते हैं। आगे है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो निजता के अधिकार के बारे में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 21 में क्लॉज 1 में दे रखा है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 21 के 2 पैरा क्लॉज में दे रखी है निजता की स्वतंत्रता। क्या दे रखा है? निजता की स्वतंत्रता। तो इसके हिसाब से कौन सा अनुच्छेद सही होगा? तो अनुच्छेद सही होगा 21। इसका आंसर है सी सही है। आगे देखते हैं। आ गया, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मैंने बताया था, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और 5 प्रकार की रिट भी बताई थी मैंने। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, ये सही है। और जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद से? तो 226 के अनुसार रिट जारी करता है हाई कोर्ट। आगे देखते हैं। आ गया, राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताओ। ये सबसे मैंने जब शुरू की थी क्लास तो शुरू में ही बताया था, अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि राज्य की परिभाषा से संबंध, राज्य की परिभाषा में क्या है? तो राज्य की परिभाषा में क्या था? राज्य की परिभाषा में संसद भी आएगी, विधानमंडल भी आएगी। संसद में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो अनुच्छेद 12 का संबंध है राज्यसभा की परिभाषा से। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे दोस्तों। और आपको जो PDF हैं वो PDF कहाँ पर मिलेंगी? तो PDF से रिलेटेड क्वेरी रहती है तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो यार कम से कम सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।